हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पहले वाली क्लास में आपको पक्सीनिया की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एनुअल रीअकरेंस ऑफ व्हीट रस्ट इन इंडिया। मतलब भारत में गेहूं के कीट रोग का वार्षिक प्रत्यावर्तन। एनुअल रिकरेंस का मतलब है स्टूडेंट्स कि प्रतिवर्ष इस रोग का संक्रमण भारत में हर साल है, जो करोड़ों रुपए की फसल जो है इस रोग के कारण नष्ट हो जाती है। हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे कंट्रोल मेजर्स अपनाती है, लेकिन ये रोग जो है हर साल जो है देखने को मिलता है और फसल जो है बहुत सारी नष्ट हो जाती है। अब बात यह है कि भारत में पक्सीना की 3 जातियां गेहूं की फसल को संक्रमित करती हैं और तीनों जातियां जो हैं हेट्रोएशियस यानी भिन्नाशायी। भिन्नाशायी का मीन मतलब जो इनके 2 परपोषी पादप हैं तीनों जातियों के। पहला परपोषी पादप जो है वो गेहूं का पौधा है और दूसरा वैकल्पिक जो परपोषी है जो हेट्रोशियस रस्ट है, वो हेट्रोशियस मैंने कहा कि ये रस्ट है। तो वैकल्पिक जो होस्ट है या ऑल्टरनेट जो होस्ट है वो तीनों रोगों में अलग अलग है। ध्यान से देखिए, पक्सीनिया ग्रामिनीस टिटिसा जिसकी लाइफ साइकिल हमने पढ़ी थी, जो कि गेहूं पर ब्लैक स्टेम रस्ट कॉज करता है, इसका जो वैकल्पिक परपोषी है वो है बर्बेरिस वल्गैरिस। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। दूसरा जो पक्सीनिया की जाति है पक्सीनिया रिकंडिटा, जो कि गेहूं पर ब्राउन रस्ट का कारण है और इसका जो ऑल्टरनेट होस्ट यानी वैकल्पिक परपोषी है थैलेक्ट्रम फ्लेवम। थर्ड जो स्पीसीज है पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस, जो कि गेहूं पर येलो रस्ट ऑफ व्हीट जो है गेहूं पे कॉज करता है और इस रोग का जो ऑल्टरनेट होस्ट है वो है म्यूलेम्बर्जिया हुगली। तो बच्चों, तीनों जो स्पीसीज़ हैं उनमें जो प्राइमरी होस्ट तो गेहूं का पौधा है और ऑल्टरनेट होस्ट यानी वैकल्पिक परपोषी अलग अलग ऊपर इसमें लिखे हुए हैं और आपको बताए हैं। अब जहाँ तक बात है, हम डिस्कस कर रहे हैं पक्सीनिया ग्रामिनीस के बारे में और ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि पक्सीनिया ग्रामिनीस की जो जीवन चक्र है उसमें 5 तरह के बीजाणु बनते हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी यूरिडो बीजाणु, टेरिडो बीजाणु और बेसिडो बीजाणु जो है गेहूं पे पौधों पर इनका निर्माण होता है और पिक्निडियो बीजाणु और एसिडो बीजाणु जो है बर्बेरिस पे पाए जाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात बच्चों, ये देखो क्या है कि भारतवर्ष में गेहूं की फसल मेनली जो है मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी भागों में उगाई जाती है, जबकि इसको जो संक्रमित करने वाला कीट रोग का वैकल्पिक परपोषी यानी ऑल्टरनेट होस्ट केवल पहाड़ों पर, वो भी 900 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। तो मैदानी क्षेत्रों में गेहूं की फसल उगाई जाती है और वैकल्पिक परपोषी इतनी ऊंचाई पर उगता है, परंतु ये देखा गया है कि ये कवक अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है तथा मैदानी क्षेत्रों में गेहूं की फसल प्रतिवर्ष कीट रोग से प्रभावित होती है। तो अब ध्यान देने वाली बात जो है, 3 जो कीट रोग का जो एनुअल रिकरेंस है, क्या कारण है कि रोग जो है भारत में फैलता है, ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं। पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स कि बर्बेरिस भारतवर्ष के मैदानी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता, ये मैंने आपको बताया था। ये 900 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। दूसरा जो है ग्रीष्म ऋतु में अधिक तापमान के कारण जो है कीट रोग के बीजाणु मैदानी क्षेत्रों में जीवित नहीं रह सकते, कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों का तापमान इतना बढ़ जाता है तो ये जीवाणु जो बीजाणु हैं ये पॉसिबल नहीं है इनका जीवित रहना इतने हाई टेम्परेचर पे। तीसरा, ये देखने में आया है कि पहाड़ों पर बर्बेरिस पे पाए जाने वाले पक्सीनिया ग्रामिनीस का जो प्रभेद है वो मैदानी क्षेत्रों में गेहूं पर पाए जाने वाले इस प्रभेद से भिन्न है, ये जनरली देखा गया है। जबकि ऊपर दिए गए इन तथ्यों से ये हमें पता चलता है कि ग्रीष्म ऋतु में
अधिक तापमान के कारण मैदानी क्षेत्रों में कीट रोग का कोई संरोप नहीं रह सकता, परंतु फिर भी यह रोग आपको बताया है कि प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों में स्पेशली जनवरी से मार्च तक प्रकट होता है। इस कीट का वार्षिक प्रत्यावर्तन केवल तभी संभव है जब इस रोग का बीजाणु मैदानी क्षेत्रों के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र से आकर फसल को संक्रमित करे। अब इसकी एनुअल रिकरेंस के बारे में, वार्षिक प्रत्यावर्तन के बारे में जो डिटेल स्टडी थी, इम्पोर्टेंट फाइकोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर केसी मेहता, और इनका नाम जो है पक्सीनिया और कीट रोग से हमेशा जुड़ा हुआ होता है। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है कि प्रोफेसर केसी मेहता का क्या काम था। तो डॉक्टर केसी मेहता ने 1928 से लेके 41 के बीच इतने सालों तक अपने विभिन्न एक्सपेरिमेंट्स किए और अनुसंधानों एवं सर्वेक्षण से यह स्थापित किया कि इस रोग के बीजाणु का ग्रीष्मकालीन जीवन पहाड़ी क्षेत्रों के कम तापमान में होता है तथा मैदानों में इनका संरोप पहाड़ों से आता है। और अपने इस तथ्य को स्टूडेंट्स स्थापित करने के लिए डॉक्टर मेहता ने अल्मोड़ा, शिमला, नारकुंडा आदि जगहों पर विभिन्न ऑब्जर्वेटरीज यानी प्रेक्षणशालाएं स्थापित की और विभिन्न ऋतुओं में बीजाणु का संचलन को इन्होंने देखा। अब हम इस रोग का एनुअल रिकरेंस को जो है अब हम 3 पॉइंट्स से स्टूडेंट्स अलग अलग कवर करेंगे। पहला जो है पहाड़ी क्षेत्रों में संक्रमण का क्या सोर्स है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है ये रोग जो है कैसे, मतलब इसका जो मेनली इनोकुलम है, स्रोत क्या है। तो भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में इनके इनोकुलम के निम्नलिखित जो है 2 स्रोत जो है वो देखने को मिलते हैं। पहला स्रोत, फर्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स आप लोग, कि जो बर्बेरिस में जो एसिड बीजाणु हैं ये रोग के प्रत्यावर्तन में प्राथमिक संरोप या प्राइमरी इनोकुलम का कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स है गेहूं या अन्य कोलेट्रल होस्ट, समपार्श्विक परपोषी जिसे कहते हैं हिंदी में उपस्थित यूरियो बीजाणु जो है वो प्राथमिक इनोकुलम या प्राथमिक संरोप का कार्य कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हुआ कि पहाड़ी क्षेत्रों में संक्रमण का क्या स्रोत है। तो एक तो बताया आपको बर्बेरिस पे एसिड बीजाणु, दूसरा गेहूं या कोलेट्रल होस्ट पे जो यूरियो बीजाणु है ये प्राइमरी इनोकुलम का कार्य कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इस रोग के प्रत्यावर्तन में बर्बेरिस की क्या भूमिका है, रोल ऑफ बर्बेरिस इन द रिकरेंस ऑफ डिजीज़। तो बच्चों ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि बर्बेरिस वल्गैरिस जो पक्सीनिया का ऑल्टरनेट होस्ट है यानी वैकल्पिक परपोषी है, परंतु ये जो है 2500 मीटर की ऊंचाई पे होता है। इसकी झाड़ियाँ होती हैं और ये मतलब 2500 मीटर की ऊंचाई पे जनरली इनकी झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। और इतनी ऊंचाई पे देखा गया है गेहूं की खेती बहुत कम होती है। डॉक्टर मेहता ने देखा कि काले कीट रोग के लिए बर्बेरिस की कम ऊंचाई पर पाई जाने वाली जातियाँ, तो कम ऊंचाई पर जो जातियाँ बर्बेरिस की पाई जाती हैं वो 2 जातियाँ हैं, नाम नोट कीजिए आप यहाँ पर, बर्बेरिस एरिस्टाटा और बर्बेरिस लाइसियम। तो डॉक्टर मेहता के अनुसार ये जो कम हाइट पे ये 2 जातियाँ जो पाई जाती हैं बर्बेरिस एरिस्टाटा और बर्बेरिस लाइसियम, ये वैकल्पिक परपोषी के रूप में कार्य करती हैं। बर्बेरिस की इन जातियों पे उन्होंने देखा कि एसिडिया बनते हैं, एसिडिया को इन्होंने ऑब्जर्व किया। अब स्टूडेंट्स क्या है, लगभग 1650 मीटर की ऊंचाई पर गेहूं की फसल का संक्रमण से उत्पन्न जो टेरिडो बीजाणु हैं ग्रीष्मकालीन में वो सुप्त अवस्था में रहते हैं। टेरिडो बीजाणु जो है अंकुर होकर बेसिडो बीजाणु का निर्माण करते हैं और बेसिडो बीजाणु जो है बर्बेरिस का संक्रमण इनका अंकुर जो टेरिडो बीजाणु है इनके अंकुरण से
निर्मित बेसिडो बीजाणु द्वारा बर्बेरिस का संक्रमण जुलाई से पूर्व संभव नहीं है। अतः पहाड़ों में बर्बेरिस के संक्रमण व इन पर एसिड बीजाणु का निर्माण जुलाई में होता है, परंतु पहाड़ों में गेहूं की फसल जनरली मई जून में काट ली जाती है, तथा नई फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर में। जुलाई में निर्मित स्टूडेंट जो एसिड बीजाणु, तो जुलाई में जो एसिड बीजाणु बन गए हैं वो अक्टूबर तक जीवित नहीं रह सकते। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत वर्ष में काले कीट रोग का प्रत्यावर्तन में बर्बेरिस का कोई विशेष रोल नहीं है। उपरोक्त जो कथन है उसके समर्थन में इस तथ्य से मिलता है कि कीट के बर्बेरिस पे पाए जाने वाले प्रभेद को संक्रमित करने वाले प्रभेद से भिन्न है। दोनों प्रभेद जो हैं अलग अलग हैं। तो स्टूडेंट्स, एक तो मैंने बताया कि आपको पहाड़ी क्षेत्रों में संक्रमण का क्या स्रोत है, उसमें बताया एस्ट्रो बीजाणु और यूरो बीजाणु। सेकंड में उसमें बताया, क्वेश्चन कितनी बार आ जाता है कि बर्बेरिस की एनुअल रिकरेंस यानी रोग के प्रत्यावर्तन में बर्बेरिस की क्या भूमिका है। अब जो है थर्ड पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा कि रोग के प्रत्यावर्तन में यूरो बीजाणु का क्या महत्व है। इम्पॉर्टेंस ऑफ यूरोस्पोर्स इन रिकरेंस ऑफ डिजीज। पहाड़ों में यूरो बीजाणु जो है अपने कोलेट्रल होस्ट, यूरो बीजाणु के बारे में कह रही हूँ, यूरो बीजाणु के कोलेट्रल होस्ट यानी समपार्श्विक परपोषी कौन कौन से हैं बच्चों? ये घास की वैरायटी है एंड्रोपोगन, ब्रोमस, ब्राइजा मेनोर। तो ये जो कोलेट्रल होस्ट हैं इन पर यूरो बीजाणु जो है पहाड़ों पर जीवित रहते हैं। तो 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पे ये बीजाणु जो है इन पौधों पर निरंतर बनते रहते हैं, कंटिन्यूस। इन पौधों पे, ये पौधे कितनी ऊंचाई पे मैंने बोला? 1500। तो इन पौधों पर ये जो है यूरो बीजाणु जो है लगातार बनते रहते हैं। इसी कारण पहाड़ों पर गेहूं की फसल नवंबर में आते ही संक्रमित हो जाती है। अनुकूल परिस्थितियों में गेहूं की पत्तियों तथा तनों में यूरो बीजाणु का निर्माण होता है। परिपक्व बीजाणु का जो डिस्पर्सल है प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है। चूँकि ये बीजाणु पहले निचली पहाड़ियाँ, तो ऊपर से 1500 मीटर की ऊंचाई से अब आती हैं निचली पहाड़ियाँ, तो ये बीजाणु पहले निचली पहाड़ियों मतलब फुट हिल्स पर गिरते हैं। इसी कारण कीट रोग मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा निचली पहाड़ियों में जल्दी प्रकट होता है। उदाहरण जैसे उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में यह रोग जनवरी में दिखाई देने लगता है, जबकि मेरठ है, आगरा है, बुंदेलखंड क्षेत्रों में ये मार्च में, अपने यहाँ मार्च में जो है देखने को मिलता है। इस प्रकार भारतवर्ष के पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में कीट रोग का प्रत्यावर्तन यूरो बीजाणु द्वारा होता है। तो यूरो बीजाणु जो है मेन रोल प्ले करते हैं ये रोग रोग के रिकरेंस में, प्रत्यावर्तन में। उपरोक्त विवरण से भी ये स्पष्ट हो गया है कि कीट रोग का वार्षिक प्रत्यावर्तन में यूरो बीजाणु का वैकल्पिक परपोषी से अधिक महत्व है। डॉक्टर मेहता के अनुसार भारत के मैदानी क्षेत्रों में कीट प्रत्यावर्तन के लिए उत्तरदायी 2 महत्वपूर्ण केंद्र नेपाल तथा नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। तो बच्चों, ये तो बताया मैंने आपको कि रोल ऑफ कि बर्बेरिस का क्या रोल है, पहाड़ों पर क्या स्रोत है इस रोग को फैलाने का, और लास्ट में यूरो बीजाणु की क्या भूमिका है। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में कितनी बार पूछ लेते हैं कि शॉर्ट नोट भी आ जाता है, एनुअल रिकरेंस ऑफ रस्ट डिजीज़ या भारत में गेहूं के कीट रोग का वार्षिक प्रत्यावर्तन। तो ये क्वेश्चन 1-2 साल में हमेशा पूछा जाता है। तो और कितनी बार ये भी पूछ लिया जाता है कि बर्बेरिस की क्या भूमिका है रोग फैलाने में। तो ये 3 पॉइंट्स में मैंने आपको ये समझाया है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर आप ध्यान से समझिए, और आप एग्ज़ाम में मैंने बताया है कि इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बच्चों, पक्सीनिया बेसिडियोमाइकोटिना में हमारे 3 मेंबर्स हैं। पहला है पक्सीनिया
जिसके द्वारा ब्लैक स्टेम रस्ट होता है। दूसरा हम अब पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलेगो, जिसके द्वारा स्मट रोग होता है। और तीसरा जो सबसे उच्च श्रेणी का कवक है बेसिडोमाइकोटिना में, हम पढ़ेंगे एगेरिकस। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ऑस्ट्रेलेगो। इससे पहले आप PDF फाइल एक और देखना, जिसमें मैंने 3 जो स्पीसीज़ हैं, 3 जातियां हैं पक्सकिनिया की, जो कि अलग अलग रोग आपको बताया फर्स्ट पेज पे। वो क्या क्या उनके डिफरेंस क्या हैं, वो मैं आपको PDF फाइल शेयर करूँगी, उसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो ऑस्ट्रेलेगो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलेगो। थैंक यू।